हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि जल के बिना जीवन असंभव है। कुछ स्लोगन भी चला है जिसे कहते हैं कि जल है तो कल है, या फिर जल ही जीवन है। हमारे धरती पर जो जल पाया जाता है, जल बहुत सारे अलग अलग स्रोतों में पाए जाते हैं, लेकिन आज दुख की बात यह है कि जल का बहुत सारा स्रोत आज प्रदूषण के कारण उपयोग करने लायक नहीं है, या फिर कोई उपयोग कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। देखिए, जल के विभिन्न स्रोत के बारे में कौन कौन से रूप में पाया जाता है। देखिए, भूपृष्ठीय जल, ऐसा जल जो धरती के ऊपर है, जैसे नदी तालाब वगैरह में। और भूमिगत जल, वैसा जल जो ज़मीन के अंदर है, जिसे कुआं या बोरवेल के द्वारा निकाला जाता है। और कुछ वायुमंडलीय जल है। वायुमंडलीय जल में जो जलवाष्प के रूप में होता है वो हो गया। और महासागरीय जल जो कि समुद्र और महासागर में स्थित है। अब हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। अब देखिए, भूपृष्ठीय जैसे कि नदी का जल का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, नदी तालाब ये सब का। और भूमिगत जो कि ज़मीन के अंदर होता है, जिसे कुआं या फिर बोरवेल या नलकूप के द्वारा निकाला जाता है। अब हम लोग जानेंगे भूपृष्ठीय जल के बारे में। भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर पाने वाले, यानी कि जो धरती के सतह पर पाए जाने वाला जल को भूपृष्ठीय जल या फिर धरातलीय जल कहते हैं। अब भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? बरसन, यानी कि जब वर्षा होता है तो क्या होता है, बारिश का पानी धरती के सतह पर जम जाता है, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब देखिए, भूपृष्ठीय जल नदी, नाले, तालाब, झीलों, सागर एवं महासागरों में पाया जाता है। अब हम आगे का टॉपिक में पढ़ेंगे भूमिगत जल के बारे में। देखिए, वर्षा जल की धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर आवरण पर जमा जल को भूमिगत जल कहलाता है। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जब पानी बरसात होता है तो बरसात के बाद कुछ पानी का जो स्रोत है सो बह करके नदी नाले द्वारा समुद्र में चला जाता है। लेकिन कुछ जल क्या होता है कि बारिश होता है तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, आंतरिक भाग में। इस जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, या फिर इसे हम भौम जल के नाम से भी जानते हैं। गांव में आजकल बोलचाल के भाषा में कुछ नहीं कहते कि बारिश होता है तो लेयर आ जाता है, यही भूमिगत जल है, जिसमें कि क्या होता है कि पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि भूमिगत जल या फिर लेयर आ गया है, यानी पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है कि कुएं या बोरवेल में पानी फिर से ढंग से भर जाता है, जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में, सिंचाई में, या फिर और शहरों में पेयजल के रूप में, नहाने के रूप में, कपड़ा धोने के रूप में करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, यानी कि जब भी जल खत्म होता है तो बारिश होता है तो फिर से जल नदी, कुआं, तालाब में आकर के भर जाता है। पृथ्वी के अधिकतर भूभाग पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। विश्व के कुल जल का 96.5% जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागर में पाया जाता है। अब महासागर का जल लवणीय होता है, यानी कि खारा होता है, जिसका ज़्यादातर हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। विश्व के कुल जल का 2.5% जल अलवणीय है, यानी कि वो खारा जल नहीं है, जिसका हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। महासागर सबसे बड़े जल संग्रह का केंद्र है, इसी कारण महासागर को जलधि की संज्ञा दी गई है, जलधि कहा जाता है। विश्व का अधिकांश जल दक्षिण गोलार्ध में है। इसकी दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध या फिर जल गोलार्ध किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को या दक्षिणी गोलार्ध को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है? दक्षिणी गोलार्ध को। विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में है। आप नक्शा भी देखिएगा तो अधिकांशतः विश्व का नक्शा, तो उसमें क्या है कि जो ज़मीनी हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। विश्व के मृदु जल यानी कि शुद्ध जल का 75% जल चादर या फिर हिमनद के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में पाया जाता है, और 25% भूमिगत जल यानी स्वच्छ जल के रूप में
पाया जाता है। जैसे कि जो 75% जल है से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या पाया जाता है, बर्फ के रूप में, और 25% भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जो कि स्वच्छ जल के रूप में है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। यानी कि जो प्राणियों का शरीर है, जैसे मनुष्य या जानवर का शरीर, उसमें 65% जल पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधों में 65 से 99% जल पाया जाता है। अब देखना है जल का विधिवत उपयोग। ये तो सब कोई जानता है, हम आप सब कोई, जैसे कि पेयजल के रूप में यानी कि पीने का पानी के रूप में, जल विद्युत निर्माण के रूप में यानी कि बिजली बनाने के रूप में पानी से, घरेलू कार्य में बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब। देखिए परमाणु संयंत्र, यानी परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। फिर सिंचाई, यानी कि खेती में सिंचाई के लिए फसलों को जल का उपयोग होता है। शीतलन के लिए, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग होता है। उद्योगों में भी साफ़ सफाई के लिए पानी का उपयोग होता है। जल कृषि, यानी कि कुछ खेती ऐसा होता है जो कि जल के बिना होता ही नहीं, जैसे कि मखाना का खेती हो गया या फिर धान का खेती हो गया। स्वच्छता, यानी कि हम नहा रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं तो उसमें भी जल का उपयोग होगा। जल क्रीड़ा, यानी कि जल में खेल होता है, जैसे तैराकी वगैरह, तो जल के बिना होता है। मल मूत्र विसर्जन में भी जल का उपयोग होता है। वन की, यानी कि पेड़ पौधा बगीचा लगाने में भी होता है। और जन स्वास्थ्य, यानी कि स्वच्छ जल का उपयोग जन स्वास्थ्य में होता है। अब हम देखेंगे जल संसाधन का वितरण एवं उपयोग। भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आबादी निवास करती है, तो 16%। और भारत में विश्व का लगभग 4% ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित होता है। भारत में जलाशय का जल भंडार क्षमता कितना है, 174 अरब घन मीटर है, जो कि देश की स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर थी। अब देखिए क्या हुआ कि स्वतंत्रता के समय में क्या था, उस समय ना तो उतना बांध था देश में, ना कोई और चीज़ था। जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत में क्या हुआ कि नए नए बांधों का निर्माण हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जल भंडारण क्षमता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। भारत में केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, और जो कुल जल का 32% है। और जल क्या होता है, तो नदियों द्वारा बह करके समुद्र में चला जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाटी तक सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं, जो कि लगभग कितना प्रतिशत है, 42%। भारत में 443.9 घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की बड़ी नदियों में से 8वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो अमेजन नदी का। गंगा नदी का विश्व की बड़ी नदियों में 10वां स्थान है। आप कोई कहिएगा कि भारत में गंगा नदी का 10वां स्थान है, तो नहीं। भारत क्या है ना कि गंगा को पवित्र नदी मानता है, इसीलिए गंगा नदी का ज़्यादा यहाँ महत्व है। लेकिन लंबाई के दृष्टि से क्या है, विश्व का 10वां स्थान है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होता है, लेकिन उपयोग योग्य जल वहाँ का, जैसे कि जल क्या है ना कि बहुत कम उपयोग हो पाता है। उपयोग जल भंडारण क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से ताप्ती प्रथम स्थान है। लेकिन देखिए क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका पानी तो बहुत है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। और क्या है कि उपयोग के अनुसार ताप्ती नदी, उसका स्थान प्रथम, यानी कि उसका जल का सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग कर पाते हैं। बहुत कम जल है जो कि समुद्र में बह पाता है।
भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1577 घन मीटर थी, जो कि 2001 में घट करके क्या हो गया 1829 घन मीटर हो गई है। अब देखिए क्या है कि 1951 में भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, तो उस समय क्या था कि पानी ज़्यादा था, तो प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा घन मीटर में पानी उपलब्ध था। लेकिन अब क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, तो पानी की उपलब्धता कम हो गई है। 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भारत में कितना रह जाएगा 1342 घन मीटर रह जाएगा। अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें हम लोग नदियों पर बनने वाले बांध वगैरह के बारे में जानेंगे। वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे कि अब हम नदी पर बांध बनाएंगे, तो नदी पर बांध के द्वारा क्या होगा कि बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिजली के उत्पादन के साथ साथ उससे नहरें निकाली जाती है, जिससे खेतों में सिंचाई किया जाता है, तथा नदियों पर बांध बना करके उससे बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सब क्या है नदी घाटी परियोजनाओं का बहुत सारे लाभ है। अब हम देखेंगे कि नदी घाटी परियोजना का फायदा या उद्देश्य क्या है। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के देखिए क्या उद्देश्य। देखिए पहला उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण यानी कि बाढ़ को रोकना, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल का उपलब्धता, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जल पूर्ति, परिवहन यानी कि नदियों में छोटे छोटे स्टीमर या नाव द्वारा एक जगह से दूसरा जगह जाना, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन और जल कृषि। यानी कुछ खेती ऐसी होती है कि जो नदियों में, जैसे कि मखाना का खेती होता है वो पानी में ही होता है हमारे यहाँ बिहार में खास करके। अब हम लोग देखेंगे भारत में पाए जाने वाली कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। देखिए पहला भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, हीराकुंड परियोजना, दामोदर परियोजना, गोदावरी परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना, सोन परियोजना, ये सभी प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो देखिए भाखड़ा नागल जो परियोजना है सो कहाँ है सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है महानदी पर। दामोदर परियोजना कहाँ है तो दामोदर नदी पर। अब देखेंगे गोदावरी परियोजना, तो गोदावरी परियोजना किस नदी पर है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि गोदावरी परियोजना कहाँ है तो गोदावरी नदी पर। स्वर्णरेखा परियोजना कहाँ है तो स्वर्णरेखा नदी पर। और सोन परियोजना कहाँ है तो सोन नदी पर। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम ऐसा है जिसको याद करना पड़ेगा, भाखड़ा के लिए सतलज और हीराकुंड के लिए महानदी। दामोदर ये सब तो नदियों के नाम पर ही नदी परियोजना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। उनका कहना था कि बिना बहुउद्देशीय नदी परियोजना के भारत का विकास असंभव है। अब हम लोग जानेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, यानी कि नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, स्थानीय, जिसमें क्या कहा है स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद तथा मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, को गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में प्रेरित करता है। यानी कि ये लोग कहते हैं कि सरदार सरोवर बांध बनने से गुजरात में नर्मदा नदी का बहाव अवरुद्ध हुआ है और बहुत सारा पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर द्वारा चलाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था मेघा पाटकर द्वारा। अब हम जानेंगे जल संकट। अब देखिए जल की अनुपलब्धता को हम जल संकट कहते हैं। तो देखिए आप लोग कहिएगा ना कि धरती पर सर इतना जल है फिर भी तो जल संकट क्यों है, तो देखिए धरती पर बहुत सारा हिस्सा जो है समुद्र में है, और जो समुद्र का जल क्या होता है खारा या नमकीन होता है, लवणीय होता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अब हमारे आसपास कुछ जल हैं के स्रोत हैं, तो क्या है कि वो क्या है कि उसको में हम लोग कचरा डाल करके क्या करते रहे प्रदूषित कर दे रहे हैं, तो वो जल को भी तो हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या है उसी तरह का स्थिति होने के कारण क्या होता है जल संकट पैदा होता है। अब देखिए स्वीडन का एक विशेष
विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना 100 घन मीटर जल की आवश्यकता होता है? नहीं, 100 घन मीटर यहाँ पर गलती है, 1000 लीटर होना चाहिए था जल की आवश्यकता होता है। इससे कम जल की अनुपलब्धता को क्या कहेंगे हम? जल संकट कहेंगे। 1000 लीटर होना चाहिए। अब देखिए, जल संकट के कारण सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि सुखाड़ आ जाता है, जिसके कारण उन इलाकों में क्या होता है ना कि फसलें नष्ट हो जाती है, लोगों को पानी पीने में के लिए नहीं मिल पाता है। देखिए, जल की कमी के इसके अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण उत्पन्न होता है। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना कि लोग जल को बर्बादी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण ना क्या होता है कि इसे जल की कमी होता है, उसको संरक्षित करके उपयोग नहीं करते हैं, या फिर जल को दूषित कर दिया जाता है, जिसके कारण वो किसी उपयोग के लायक बचता ही नहीं है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल अति दोहन से संख्या एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड संकेंद्रण में वृद्धि हुआ। यानी कि जानते क्या होता है कि अति ज़्यादा मात्रा में जल को दोहन करने से क्या होता है ना कि अंदर से फ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थ भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों के अंदर ना अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होता है, जिसके कारण हड्डी कमज़ोर हो जाता है, आदमी को लकवा ज़्यादा मारता है फ्लोराइड की कमी से। कहीं आप पढ़े होंगे कि कहीं कहीं का जल में फ्लोराइड मिला हुआ है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, जल संसाधन सीमित आपूर्ति और तेज़ी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संरक्षण का प्रबंधन अति आवश्यक है। अगर प्रबंधित नहीं करेंगे हम जल को तो क्या होगा? जल प्रदूषित हो जाएगा। हमारे आसपास तो जल का बहुत सारा स्रोत होगा, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वैसा स्रोत का क्या फ़ायदा जिसका हम लोग इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय जल नीति के बारे में। जल संकट से निपटने के लिए 1987 ईस्वी में क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रीय जल नीति 1987 को संशोधित करके जल नीति 2002 में प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को ध्यान रख करके योजना निर्मित किया गया। पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना। दूसरा, जल प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा क्या है? प्रदूषित जल की स्वस्थ रख कर उनका पुनर्चक्रण करना, यानी कि उनको रिसाइकलिंग करना, उन्हें ठीक करके फिर से उपयोग करना। अब देखिए, जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो भूमिगत जल की पूर्ति, जल संभर प्रबंधन और तकनीकी विकास। अब हम देखेंगे वर्षा जल संग्रहण। तो देखिए, वर्षा के जल को जमा करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। देखिएगा, आप कुछ कुछ शहरों में जहाँ पर जल का बहुत ज़्यादा परेशानी होता है गर्मी के मौसम में, वहाँ पे क्या किया जाता है ना कि जब छत पे बारिश होता है तो छत से उसे एक पाइप के द्वारा ज़मीन के अंदर बनाए हुए छोटे छोटे कुएँ की तरह होता है गड्ढा, उसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है ना कि भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है। अब भूमिगत जल का 22% भाग वर्षा जल संचयन। देखिए, वर्षा जो होता है ना उसका जल का 22% भाग भूमि में प्रवेश कराने से क्या होता है? वर्षा का भूमिगत जल संचयन होता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी व मानसीराम में विश्व के सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे शायद। राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिसे जैसलमेर में क्या कहते हैं? खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान के बिश्नोई फलौदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन भूमिगत टैंक, यानी कि ज़मीन के अंदर एक टैंक बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? टंका। टंका कहाँ कहाँ? बिश्नोई फलौदी और बाड़मेर जैसे राजस्थान के इलाके हैं शुष्क। देखिए, अब राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कि पानी की कमी होता है, तो पानी का जहाँ कमी है तो वहाँ आदमी क्या करेगा? पानी का बचाव करेगा या उसको संरक्षित करेगा ज़्यादा मात्रा में।
राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का कार्य तरुण भारत संघ नाम का एक एनजीओ कर रही है, यानी कि ये सबको बता रही है भी और अपने तरफ से कोशिश भी कर रही है। राजस्थान और मेघालय में वर्षा जल संग्रहण छत पर किया जाता है। अभी बताए थे ना, देखिए क्या होता है कि छत पर जो बारिश होता है उसको पाइप के द्वारा ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन में गड्ढा बना करके रखा जाता है। उसमें क्या होता है, या फिर डायरेक्ट ज़मीन में कोई डालेगा तो क्या होता है कि ज़मीन का वाटर रिचार्ज बढ़ता है, तो क्या होता है ज़मीन का पानी का लेयर या बढ़ता है, या फिर एक टंकी में भरा जाता है, जिससे क्या होता है कि जब बारिश के भारी नहीं होता, जल की भारी कमी होता है, तो उसको उस टैंक से निकाल करके इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में। पहला सोन परियोजना, दूसरा गंडक परियोजना और तीसरा कोसी परियोजना है। अब हम पढ़ेंगे सोन परियोजना के बारे में। अब देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है और नाम से पता चल रहा है कि सोन नदी घाटी परियोजना, यानी कि सोन नदी पर बना हुआ है। तो क्या सोन, अब कोई पूछेगा सोन परियोजना कहाँ है, तो सोन नदी पर। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार से सोन परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश सरकार कब किया था, 1874 में, 1974 में नहीं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये दे सकता है। देखिए, सोन नदी परियोजना से डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है तथा इन नहरों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होता है। पूरब की नहर से पटना, गया और औरंगाबाद जिलों में सिंचाई होता है, जबकि सोन नदी के पश्चिम साइड से जो नहर निकाला गया है उससे रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिलों की खेतों में फसलों की सिंचाई होता है। इस नहर के पूर्वी शाखा पर बारू नामक स्थान पर शक्ति गृह यानी कि जल विद्युत परियोजना लगाया गया, जहां से बिजली का उत्पादन होता है, जिससे बिहार के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई की जाती है। इस नहर के पश्चिमी शाखा पर डेहरी के समीप एक गृह, शक्ति गृह का स्थापना किया गया है। तभी हम बताए थे, जिससे क्या बिजली का उत्पादन होता है, बिहार में बिजली का सप्लाई किया जाता है। 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर दूर पर इंद्रपुरी नामक स्थान पर क्या बनाया था, बांध बनाया गया था। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया है। ऐसे भी इंद्रपुरी बांध है ना, घूमने फिरने लायक जगह, आप लोग जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर हर साल दूर दूर से सैलानी लोग आते हैं, जिसके कारण ना वहाँ पर पर्यटन भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। सोन परियोजना के कारण सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश, यानी कि वो जो सोन का इलाका था ना, सब पहले सूखाग्रस्त था, आज बिहार का चावल का कटोरा है, या चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। पहले वहाँ पर पानी का स्रोत नहीं था, तो वहाँ पर धान का फसल होता नहीं था, और बरसात के मौसम में तो आपको पता है कि बिहार में कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, तो कोई दूसरा फसल लगाएगा तो होगा नहीं, और फिर पानी नहीं रहेगा तो धान का भी फसल चला जाएगा। अब देखिए, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय को कदवन जलाशय नाम से जाना जाता था, अब इसे इंद्रपुरी जलाशय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसी परियोजना है जो बिहार में प्रस्तावित है, यानी कि आने वाले भविष्य में वो बनेगा या फिर बन रहा है, जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किलू जलाशय परियोजना, बागमती जलाशय परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना। अब कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो एक चैप्टर पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव कुछ मार लेते हैं। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए में से कौन सी योजना चलाई गई है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ इनमें से सभी, तो इसमें आपको डाउट होगा कि इनमें से सभी क्या होगा, तो आप अपना बुक है ना, बुक में से देखिएगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप लोग मार लीजिएगा इनमें से सभी, क्योंकि टाइप करने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिए थे। अब देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम में अभी बताए थे। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, 1987 में, अभी हम बताए हैं आप लोगों को। अब देखना, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। अब इसी नहर के कारण आज राजस्थान खुशहाल है।
देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। कहाँ? तो दामोदर नदी पर। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर। सतलज पर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, देखिए यहाँ पर सतलज लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना कौन कौन से राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, क्योंकि नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती, इसीलिए इन 3 राज्यों से संबंधित है। देखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव में मारे थे कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो सितंबर 1987 में। कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध बना है ना, तो जब भी कोई बांध बनता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, या फिर कृत्रिम झील जिसको कह सकते हैं। तो इस जलाशय को क्या हम लोग नाम दिए हैं? गोविंद सागर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह कहते हैं। देखिए देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में। देखिए अभी हम बताए भी थे आपको पढ़ाते समय कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत भाग जल की मात्रा होता है? तो 65%, 35 नहीं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। अब ये इसीलिए कहे थे क्योंकि उनका कहना था कि बिना बांधों का भारत का विकास होना असंभव है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ पर? महानदी पर। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिहार में क्या हुआ? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक। और आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में पानी में घुलने से क्या होगा कि तरह तरह का बीमारी फैला। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय या फिर नवीनीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीनीकरणीय संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसमें। आप देखिए पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विश्व की कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत भाग मृदु जल है, यानी कि शुद्ध जल में है, या फिर उसे अशुद्ध जल भी कहा जाता है? कितना प्रतिशत? 2.5%। निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न किताब का। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य हो उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय, यानी कि अनेक तरह का उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या क्या होता है? जैसे बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना, विद्युत उत्पादन, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, माल ढुलाई करना, मनोरंजन, मत्स्य यानी मछली पालन करना, जल कृषि यानी खेतों का सिंचाई करना यानी पर्यटन, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य होता है। अब है जल संसाधन का क्या उपयोग? ये तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा। अब ये प्रश्न 2017 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। जल संसाधन का क्या क्या उपयोग आप लोग नहीं बता सकते हैं? देखिए पेयजल यानी कि पीने के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, सिंचाई के रूप में, उद्योग के में, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, मल मूत्र विसर्जन में, जल विद्युत परियोजना में, परमाणु संयंत्र शीतलन में, मत्स्य यानी मछली पालन में, जल कृषि यानी कि खेती करने में, वन की या जल क्रीड़ा यानी कि जल खेलने से तैराकी वगैरह ऐसा आदि कार्यों में जल का उपयोग होता है। अरे आप लोग ऐसे भी अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जो भी जल का उपयोग होता है भोजन बनाने में, कपड़ा सफाई में, साफ सफाई में, स्वच्छता, ये सब हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद यानी कि
जहाँ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जल के लिए विवाद हो तो इसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, दो राज्यों के बीच या दो से अधिक, 3 राज्य भी हो सकता है, नदी का जल का उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। और देश की अधिकांश नदियों एक से अधिक राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, अतः प्रत्येक राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत बहने वाली नदियों का जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। और इसी उपयोग के कारण क्या होता है कि जल बंटवारे को लेकर के अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है। अब देखिए ना, गांव में घर में ही 2 छोटा बच्चा है, अब इसको ला करके दे दीजिए मिठाई, तो दोनों बच्चा चाहेगा ना कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई पसंद हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खाएं, उससे ज़्यादा मिठाई खा लें। तो इसी तरीक़ा से राज्य भी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करें, खेती के लिए, कृषि के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। अब इसके कारण क्या होता है कि एक राज्य अगर ज़्यादा उपयोग करेगा तो दूसरा राज्य के लिए जल बचेगा ही नहीं, तो इसके कारण क्या होता है कि दोनों राज्यों में विवाद हो जाता है। देखिए अब जल संकट क्या है, ये अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सकता है। जल की अनुपलब्धता यानी कि जल उपलब्ध ना होना ही जल संकट कहलाता है। देखिए स्वीडन का एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 लीटर होना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर हो चुका है, 1000 लीटर। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। क्या करना है, 1000 लीटर जल की आवश्यकता है। कितना, 1000 लीटर जल की आवश्यकता है, तो इसको सुधार लीजिएगा, लीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इससे कम जल उपलब्धता क्या कहलाएगा, जल संकट। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। तो ये लोग, तो आप लोग ये भी जानते होंगे, या साइंस में आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास का साइंस में, या फिर ये 10th क्लास का साइंस में भी इस तरह का क्वेश्चन देता है। ये देखिए 2013 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा और 2021 में, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। देखो देखिए क्या क्या कारण है। नगरों के कूड़ा करकट मल मूत्र नदियों में गिराना। अब देखिए दूसरा कारण क्या है कि कारखानों से अपशिष्ट और रासायनिक पदार्थों को नदियों में गिराना, मृत जीव जंतुओं को भी नदियों में फेंक देना, और तालाब में कीटनाशक और दवाओं का छिड़कना। और क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि खेतों में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है ना कि वो बरसात में पानी के द्वारा बह करके वो नदियों में जाता है, जिससे क्या होता है कि नदियों का जल प्रदूषित होता है, जिसके कारण नदियों में उपस्थित जलीय जीव क्या होता है, मरने लगते हैं, और जल हम लोग उपयोग करते तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, मृदु जल क्या होता है। बहुत आसान और बहुत सटीक जवाब है, पीने योग्य मीठा जल को मृदु जल कहते हैं। मृदु जल में क्या होता है, लवण की मात्रा नहीं होती है। अब देखिए मृदु जल क्या है, धरती पर जो पाया जाता है हम लोग का भूमिगत जल या नदियों में जल या फिर ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जो जल पाया जाता है वो मृदु जल होता है, जबकि महासागर में जो पाया जाता है जल वो लवणीय जल होता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। बाढ़ नियंत्रण पहला कारण। दूसरा उद्देश्य क्या है, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, विद्युत उत्पादकता, उद्योग, परिवहन और पर्यटन। पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नदी घाटी परियोजना के 2 लाभों को लिखें। तो 2 लाभ तो आप लोग को ऐसे ही पता है। नदी घाटी परियोजना क्या लाभ है, नदी पर बांध बना करके बाढ़ रोका जाता है, नदी पर बांध बना करके सिंचाई किया जाता है, या फिर और भी लिख दीजिए कि नदी पर बांध बना करके बिजली बनाया जाता है। ये सब तो लिख सकते हैं ना, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब देखिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जाते हैं। कौन कहा है रे, कौन कह रहा है कि पानी नहीं है तो दूध पी करके जिंदा रह जाएंगे। अरे गधा, पानी ना तो भैंसे बिना पानिया पीले दूध देगा तुम्हारा।
अब देखिए जल संरक्षण क्या है और इसके उपाय, यानी कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं इसके उपाय, ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब हम लोग देखते हैं जल संरक्षण क्या है। जल की उपलब्धता को बनाए रखना और जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को स्वच्छ करना, उसका पुनर्चक्रण करना जल संरक्षण कहलाता है। इसका निम्नलिखित उपाय है। भूमिगत जल का पुनः पूर्ति करना। पुनः पूर्ति करने का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको वाटर को रिचार्ज करना। जैसे कि भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज कई प्रकार के दोहन हो रहा है जिससे क्या होता है कि भूमिगत जल का स्तर गिरावट हो रहा है, अतः इसकी पुनर्पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन और पुनर्चक्रण जैसा क्रिया करना। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि बारिश होगा तो उसका जो वर्षा का पानी है सो ज़मीन के अंदर जाएगा तभी ना नीचे वाटर लेवल रिचार्ज होगा, और नहीं तो क्या होगा, पानी का स्तर गिरावट होते जाएगा। एक दिन ऐसा होगा ना कि हम लोग को पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं हम लोग। जल संभर प्रबंधन, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि पानी बह रहा है नदी का तो बह के तो ऐसे समुद्र में चला जाएगा, उसको हम लोग रोक करके क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं उससे। इससे पेयजल की पूर्ति भी की जा सकती है तथा इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशय, नहर आदि का निर्माण करना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा टॉपिक। देखिए तकनीकी विकास। तीसरा में तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसा उपकरण चाहिए, ऐसे टेक्निकल चीज़ बनाना जिससे कि जल का कम से कम उपयोग कर अत्यधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। जैसे ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पाइप के द्वारा बूंद बूंद पानी खेतों में पौधे के जड़ों तक जाता है, जिससे क्या होता है जल की बर्बादी नहीं होता है। लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई और सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि, ये सब है तकनीकी विकास। इनसे क्या किया जा सकता है, कम पानी से ज़्यादा खेती और ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना खेतों के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन है। इसके संग्रहण और पुनः चक्रण का विधियों का उल्लेख करें अथवा वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा अथवा करके, तो अब दोनों एक ही क्वेश्चन है, अथवा करके हम इसलिए डाल दिए हैं ताकि कुछ बच्चा लोग कन्फ्यूज हो जाता है। ये 2024 में क्वेश्चन ये पूछ चुका भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देगा, जैसा आजकल का सिलेबस में पूछा जाता है उस हिसाब से पैटर्न के अनुसार। चलिए तो हम लोग देखते हैं। हमारे लिए उपयोगी जल एक बड़ी मात्रा में वर्षा जल द्वारा पूरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी बारिश के द्वारा होती है पूर्ति। अब वर्षा का पानी नहीं होगा तो ज़मीन का पानी से हम लोग कितना इस्तेमाल करेंगे, कभी ना कभी तो ज़मीन का जो पानी है भूमिगत जल वो तो सूखेगा ही सूखेगा ना। वो वर्षा जल होता है तब तो फिर से वाटर लेवल रिचार्ज होता है या फिर भूमिगत जल का पुनर्पूर्ति होता है। खास करके हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर आधारित होती है। पश्चिम भारत में खास करके राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण कहाँ किया जाता है, छत पर। अभी हम पढ़ाए थे भी आपको। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सकती है, यानी कि मिट्टी को सिंचाई करके खेती की जाती है। इसे राजस्थान के जैसलमेर में क्या कहते हैं, खादीन, तथा अन्य क्षेत्रों में जौहड़। ऐसे बिहार में क्या कहते हैं इसको, तालाब या आहार या पोखर भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान के बीरानो, फलौदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टांका। क्या कहते हैं, टांका कहते हैं।
याद रखिएगा। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान के एनजीओ तरुण संघ भारत संघ, कौन एनजीओ? तरुण भारत संघ, पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में भी वर्षा जल का संग्रहण आज भी प्रचलित है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगथर में गांव में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगभग कितना 200 घरों में है, जो तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण यह किया जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आप लोग इसमें जुड़िए भी और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब इस चैनल पर डे फिलहाल तो एक ही वीडियो हम अपलोड करेंगे, लेकिन आने वाला समय में 2 या 3 वीडियो रेगुलर अपलोड होगा। इसमें आप लोगों को 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का और इंग्लिश का। आप लोग को इसका PDF भी मिल जाएगा। अभी आप लोग के लिए PDF तैयार हो रहा है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है आप लोगों का।